नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। इस वक्त की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। दशकों पुरानी बोडो समस्या के समाधान के लिए केंद्र, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच ऐतिहासिक समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति, सद्भाव और एकजुटता की नई सुबह बताया। विशेष विकास पैकेज से शुरू की जाएगी बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की विशिष्ट परियोजनाएं। भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की नहीं कोई गुंजाइश। जाने माने शिक्षक टी.आर. गुप्ता पर लिखी किताब के विमोचन के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, भारत अपनी चिंताओं का समाधान स्वयं ही निकालने में पूरी तरह सक्षम। नागरिकता संशोधन कानून पर बहुमत की आवाज दबाने की कोशिश है शाहीन बाग प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, विरोध के नाम पर देश का विरोध करने वालों को मिल रहा है संरक्षण। शर्जील इमाम के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर उठाए सवाल। संसद के बजट सत्र से पहले राज्यसभा सभापति ने 31 जनवरी को बुलाई सभी दलों के नेताओं की बैठक। केंद्र सरकार ने भी 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सत्र के सुचारू संचालन पर सहमति बनाने पर होगा जोर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में की जनसभाएं। आम आदमी पार्टी पर लगाए जनता से वादा खिलाफी के आरोप। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में किया रोड शो। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। बोडो विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए इस समझौते के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब असम और बोडो के लोगों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा। इस समझौते के साथ ही करीब 50 साल से चला आ रहा बोडोलैंड विवाद समाप्त हो गया, जिसमें अब तक 2823 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को असम के प्रतिबंधित उग्रवादी गुट नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो उग्रवादियों के प्रतिनिधियों ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमित शाह ने कहा कि इस समझौते के बाद अब असम और बोडो के लोगों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होगा। ये एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है, क्योंकि सन 1972 से आपसू द्वारा एक पृथक बोडो राज्य की मांग उठाई गई। शुरुआत में ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चला। 87 से 1987 से ये आंदोलन हिंसक बना और सभी तरीके से ये पूरे क्षेत्र को अशांति से ग्रस्त कर ये आंदोलन रहा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते के बाद उत्तर पूर्व को अस्थिरता के दौर से बाहर निकाला जा सकेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बोडो लोगों से किए गए अपने सभी वायदों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। इस समझौते के अंतर्गत असम में रह रहे बोडो जनजाति को राजनीतिक अधिकार और समुदाय के लिए आर्थिक पैकेज दिए जाने का प्रावधान है। बहुत सारे युवाओं को
पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस खड़े हो इस प्रकार के काम, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के समग्र क्षेत्र की आरोग्य की सुविधाओं के काम करें। तो जो नारा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, सबका साथ सबका विकास, और अब इसके साथ सबका विश्वास जोड़कर ये पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को एक अशांति से बाहर लाने का, अस्थिरता से बाहर लाने का एक प्रयास हुआ है। असम में शांति व्यवस्था हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, और शांति जहां होंगे विकास भी वहां जोर से होने लगता है, ये सबको मालूम है। तो इसलिए आज जो एग्रीमेंट बोडो ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, मैं खास करके इस विषय पर बोडो लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत इस विषय पर सहयोग किया। समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले गांवों में बदलाव के लिए एक कमीशन का गठन होगा। बीटीसी की शक्तियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। बीटीएडी के बाहर के इलाकों में रहने वाले बोडो लोगों के लिए बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल बनाया जाएगा। बोडो लोगों की पहचान, शिक्षा, भाषा और भूमि अधिकारों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा। बीटी से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए असम सरकार अलग विभाग का गठन करेगी। एनडीएफबी के सदस्यों का आत्मसमर्पण और उनके पुनर्वास को समझौते में शामिल किया गया है। बीटीसी के दायरे में आने वाले इलाकों के विकास के लिए असम सरकार 3 साल तक 250 करोड़ रुपए हर साल देगी। इसके अलावा समझौते के अमल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार, बीटीसी और बोडो संगठन की साझा निगरानी कमेटी बनाई जाएंगी। रविंद्र शोराण, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पिछले 27 वर्षों के दौरान ये तीसरा बोडो समझौता है। पहला बोडो समझौता ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के साथ 1993 में हुआ था। इस समझौते के तहत बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था, जिसके पास सीमित राजनीतिक अधिकार थे। 2003 में दूसरा समझौता बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ हुआ था, जिसके अंतर्गत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद गठित हुई थी। बोडो क्षेत्रीय परिषद का गठन संविधान के 6 अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। बोडो समुदाय के लिए अलग राज्य की मांग पिछले करीब 5 दशकों से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बोडो समझौते की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शांति, सद्भाव और एकजुटता की नई सुबह की तरह है। उन्होंने कहा कि बोडो समझौता से स्थानीय लोगों के परिवर्तनकारी परिणाम सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग सशस्त्र संघर्ष समूहों से जुड़े हुए हैं, अब वो मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद से पारित किसी भी कानून पर किसी तरह की विदेशी टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कानून के खिलाफ किसी अन्य देश में चर्चा का प्रयास अवांछनीय है। Recently, some efforts are being made outside India to comment on some laws made by Parliament and to raise some issues based on inadequate knowledge and insufficient understanding of the issues sought to be addressed by our lawmakers. Such efforts are totally uncalled for, unwarranted. Let me make it very clear. As the Vice President and also Chairman of the Upper House of India, Parliament, these comments are totally uncalled for and unwarranted. As a mature republic and democratic polity, we are capable of addressing the concerns if any of our citizens, and we need no advice or guidance in such matters from others. As a republic of 70 years of experience, we have withstood so many challenges and overcame several challenges. We are now more united than ever before, and no one should have any concern in this regard. As a nation, we are committed to the cardinal principles of ensuring justice, liberty, and equality for all of our citizens. This is a great country, even of partition on the basis of religion. We follow Sarva Dharma Samabhavana, appeasement of none and justice for all. Minorities could become president 3 times. There is an unfortunate trend of
of foreign bodies to interfere in the matters that are completely within the purview of India, Parliament and the Indian government. I hope they will recognize that this is unwarranted and unwelcome. I hope that they will refrain from making such statements. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस जैसी बीमारियों के खतरे पर चिंता जताई। हैदराबाद में CSIR के संस्थान सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने नए वायरस का जल्द पता लगाने और इनके महामारी बनने से रोकने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने निजी क्षेत्र से नई वैज्ञानिक परियोजनाओं में सहयोग के लिए एक कोष बनाने की सलाह दी। Periodic outbreak of epidemics and new viruses not only highlight our vulnerability to disease but also underscore the need for early detection and cooperation on a global scale to contain any serious harm. As you all aware, the newly discovered strain of coronavirus is spreading across nations and causing a major concern to health authorities across the globe. Please remember that the real wealth of a nation is determined by the health of its population. संसद के बजट सत्र से पहले राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू और सरकार ने अलग अलग सर्वदलीय बैठकें बुलाई हैं। इसका मकसद संसद के आगामी सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों में आम सहमति बनाना है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी 30 जनवरी को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 31 जनवरी को एनडीए संसदीय दल की भी बैठक होगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें होंगी। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद को भंग करने का आज विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। ये प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब आगे की प्रक्रिया के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा की तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दरअसल राज्य सरकार पिछले हफ्ते में राज्य में 3 राजधानियों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को विधान परिषद से पारित करवाने में विफल रही थी। इसी के बाद ये कदम उठाया गया। आंध्र प्रदेश के 58 सदस्यीय विधान परिषद में वाईएसआर कांग्रेस 9 सदस्यों के साथ अल्पमत में है, जबकि विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी के विधान परिषद में कुल 28 सदस्य हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बजट से पहले खेती की बात, क्या है बजट से किसानों की आस, क्या विकल्प होंगे वित्त मंत्री के पास। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्राजील और भारत के बीच रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर व्यापक सहयोग के अवसर बन रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल में ब्राजील की रुचि है और इस अवसर का फायदा उठा सकता है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारतीय रेलवे के 100% विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। साल 2024 तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को भारत ब्राजील कारोबारी सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद भारत 100% बिजली पर चलने वाला दुनिया का पहला इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क होगा।
उन्होंने ये कहा कि 2030 तक पूरे रेलवे नेटवर्क को शून्य उत्सर्जन वाला रेलवे नेटवर्क बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। By 2024, we expect the entire Indian Railway, which is about 125,000 kilometers of track length and nearly 68,000 kilometers of route length, to be 100% run on electricity. By 2030, we plan to make the entire Indian railway network a net zero emission network. सम्मेलन को ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो ने संबोधित किया। उन्होंने भारत की विकास यात्रा के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र से लेकर रक्षा और कृषि क्षेत्र में सहयोग का खाका खींचा गया है। भारतीय कारोबारियों का भी मानना है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक जैसी हैं, लिहाजा दोनों देश एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीख सकते हैं। Here with their whole business delegations to look at opportunities in India, and they have certain things which they have achieved in terms of disinvestment of the government sector, things which they have done in terms of ease of doing business, being able to give business people confidence to invest into Brazil. All are similar to what Prime Minister Modi is trying to do in India. So there is a big learning curve between the two countries. भारत की तरफ से ब्राजील के साथ सुरक्षा क्षेत्र में भी व्यापार की संभावना है, खासकर निजी क्षेत्र में छोटे हथियार निर्माण में सहयोग की स्थिति बन रही है। भारत और ब्राजील दोनों महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्थाएं हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां भारत ब्राजील के काम आ सकता है, वहीं कुछ क्षेत्रों में ब्राजील भारत की मदद कर सकता है। और सबसे खास बात ये कि दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच में गजब का विश्वास है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन निहाल के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में वित्त राज्य मंत्री ने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। We have witnessed a constant rise in India's standing in the ease of doing business rankings. A critical component of these ranking is trading across borders, where the recent growth has been remarkable. A change has been ushered in the country evident not only in our improved international rankings, but also in the perception of those who are immediately affected. सरकार ने विमानन कंपनी एयर इंडिया में विनिवेश के लिए प्रारंभिक बोली का मसौदा जारी कर दिया है। विनिवेश के तहत एयर इंडिया अपनी कम लागत वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी और संयुक्त उपक्रम में 50% शेयर का हिस्सा बेचेगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया एक बड़ी परिसंपत्ति है और इसे खरीदने वाली कंपनी को एयर इंडिया ब्रांड को इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। We, all of us, CMD Air India and all the employees, Ministry of Civil Aviation, want Air India as a brand, Air India as a commercial operation to continue to fly. That is the first requirement. The employees are on it, we are also in it. The government does not have the resources, or rather the government has resources which are scarce and which the government would like to use on other more productive means of providing welfare, goods and services to our citizens. Therefore, privatization is a requirement, but we would like to see it done in a manner where the employees' interests are also looked after. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर जाने से अब कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के कड़े संदेश देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर किसी ने भारत को नुकसान पहुंचाया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा और किसी को भी शांति से नहीं जीने देगा। और नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में राजनाथ सिंह ने आज कर्नाटक के मैंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए पीड़ितों को मदद देने के लिए है। लेकिन अब हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब धारा 370 के तहत वहां स्पेशल स्टेटस नहीं है। जो हमारे कश्मीरी पंडित
अब कश्मीर जाना चाहेंगे, अब उनको कश्मीर की धरती पर जाने से और वहां रहने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह मार्ग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रशस्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित शाहीन बाग में मुट्ठी भर लोग विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग प्रदर्शन की आड़ में देश के खिलाफ बातें करने वाले लोगों को संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये विरोध प्रदर्शन केवल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने से लाखों लोगों, कारोबारियों और बच्चों को परेशानी हो रही है। Shaheen Bagh is emerging as a textbook case of few hundred people seeking to suppress the peaceful majority. ये है शाहीन बाग का सही चेहरा और देश के सामने आना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी खामोश हैं, केजरीवाल भी खामोश हैं, उनके लोग खूब बोल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। रिठाला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल ने 2015 में किए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया और अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल झूठा वादा कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। झूठ बोलने की स्पर्धा कोई चला दी जाए तो केजरीवाल को भारत में नंबर 1 मिल जाए, नंबर 1 मिल जाए। 5 साल तक ये केजरीवाल सरकार ने झूठ के अलावे कुछ नहीं किया। मित्रों, आज वो फिर से जनादेश लेने निकले हैं और जब ये लोगों के सामने जाते हैं तो एक भी पुराना वादा याद नहीं करते। उन्होंने कहा था 50 कॉलेज नए बनाएंगे, रिठाला में एक भी बनाए क्या? 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले थे। इक्का दुक्का आपको दिखाने के लिए लगा दिया, मगर सीसीटीवी कैमरा दिल्ली की जनता ढूंढती रह गई है। मित्रों, 5000 डीटीसी की बसें लगाने वाले थे, नहीं तो छोड़ दो, जो थी उसमें 1100 बसें कम करने का काम ये केजरीवाल सरकार ने किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने का काम किया है और दिल्ली में उनकी सरकार बनने के बाद सभी झुग्गी वालों को उनकी झुग्गी की जगह पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। हमने कहा था ये झुग्गियां हमें दे दो, हम इसको जहां झुग्गी वहां मकान, एक योजना के तहत हर एक को 2 कमरे का मकान देंगे। केजरीवाल जी ने नहीं कहा। मित्रों, 8 तारीख को ये सरकार बदल दो। मैं आपके सामने कहकर जाता हूं कि 8 तारीख को भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली की सारी झुग्गी झोंपड़ी को जहां झुग्गी है वही मकान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेला में रोड शो किया और जनता से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। इसके बाद केजरीवाल ने भवाना और गांधीनगर में रोड शो कर वोट मांगा।
निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई है। जस्टिस भानुमति की बेंच मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के द्वारा दया याचिका खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। याचिका में 1 फरवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई है। निर्भया के चारों दोषियों को 1 फरवरी सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। कोरोना वायरस को लेकर भारत में सतर्कता बरती जा रही है। चीन के वुहान से एमबीबीएस की पढ़ाई कर लौटे राजस्थान के एक छात्र को जयपुर में निगरानी में रखा गया है। छात्र के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। हैदराबाद में भी चीन से लौटे 4 लोगों को और बिहार के एक युवती को निगरानी में रखा गया है। नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा लोगों को जांच के तहत रखा गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक केंद्रीय दल ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा भी किया। We have around 5 people admitted in fever hospital for the last 4 days. In that 5, we have sent one person before 2-3 days back. It was negative corona. And on Saturday also night we sent one more sample. The report awaited. Another 3 persons admitted in fever hospital, only suspicious of because of they travelled from the China. They don't have any symptoms like a fever, throat pain or breathing problem. But out of fear they admitted here. चीन में खतरनाक कोरोना वायरस से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है और 2744 लोगों को इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि इलाज करा रहे लोगों में से 461 मरीजों की स्थिति नाजुक है। चीन के लगभग सभी प्रांतों से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। स्थिति को देखते हुए चीन में नए साल की छुट्टियां 3 और दिन तक बढ़ा दी गई ताकि लोग घरों से बाहर निकलने से बच सकें। इस बीच चीन के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित वुहान का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। तो रात 8 बजे के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।